हेलो। पिछले लेक्चर में हमने किया था ये शेल का डायग्राम। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या क्या किया था कि ये जो रेड पार्ट है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, क्रोमेटिन है। देन ये जो पोर्स प्रेजेंट है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के बारे, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, शेल थी। और शेल के बाहर जो एक कवरिंग है वो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ द शेल। कंपोनेंट ऑफ शेल हैं तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है शेल कोट, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। फर्स्ट क्या है आपकी शेल कोट, सेकंड क्या है न्यूक्लियस, थर्ड क्या है साइटोप्लाज्म। शेल कोट दो तरीके की होती है, शेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा था कि शेल कोट दो तरीके की होती है। फर्स्ट हमारा है क्या, शेल वॉल, सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो शेल वॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट शेल, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी। शेल वॉल है वो प्लांट शेल में पाई जा सकती है, बैक्टीरियल शेल में पाई जा सकती है, एल्गी में पाई जा सकती है एंड फंगी में पाई जा सकती है। इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग ऑफ द शेल। ये क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग ऑफ द शेल। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द डेड कवरिंग ऑफ द शेल। ठीक है, ये कैसी होती है, डेड होती है। इट इज़ परमिएबल, ये परमिएबल है। अगर ये परमिएबल नहीं होगी तो जो गैस पार्टिकल्स हैं या कुछ भी और मटेरियल है जिसको एंटर या एग्जिट करना है वो कैसे करेगा, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ए परमिएबल सो इट अलाउ टू एंटर एंड एग्जिट मटेरियल इन द शेल। ठीक है, तो परमिएबल शब्द का मतलब ही क्या है कि कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से मटेरियल्स को क्या करे, एग्जिट और एंटर करना अलाउ करे। ठीक है, इट कंटेन टीनी पोर्स इन इट। ठीक है, तो परमिएबल है, परमिएबल होने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए, तो क्या प्रेजेंट होता है, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और हेमी सेलुलोज की। ठीक है, रिपीट करते हैं एक बार स्पीडली। ये किस किस में पाई जा सकती है, प्लांट शेल, बैक्टीरियल शेल, एल्गी और फंगी में पाई जा सकती है। ये क्या है, आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है किसकी, शेल की। कैसी होती है, डेड कवरिंग होती है। कैसी होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल शब्द का मतलब ही क्या है, इट अलाउ टू एंटर एंड एग्जिट मटेरियल इन द शेल। ठीक है, कि मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करता है। इट कंटेन्स टीनी पोर्स इन इट। ठीक है, तो एंटर और एग्जिट कहीं से तो करेंगे, तो क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, इसके फंक्शन है। इसका फर्स्ट फंक्शन है, इट प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द शेल। ये क्या करता है, शेल को उसकी शेप प्रोवाइड करता है और उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सेकंड है इसका कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है ताकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या कर सके, बियर कर सके। इट ऑल मटेरियल, इट अलाउ आएगा यहाँ, इट अलाउ ऑल मटेरियल टू एंटर एंड एग्जिट इन द शेल। ये क्या करता है, अलाउ करता है कि मटेरियल्स क्या कर सके, एंटर और एग्जिट कर सके। तो तीन इसके मेन फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द शेल। सेकंड, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। थर्ड क्या है आपका, इट अलाउ मटेरियल्स टू एंटर एंड एग्जिट इन द शेल। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द शेल। ये बहुत सारे शेल्स में पाया जा सकता है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द शेल। हर एक शेल के जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किस किस का बना होता है, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का। किस किस का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ आल्सो नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल शब्द का मतलब क्या था कि ये मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करेगी। ओके, लेकिन सेलेक्टिवली शब्द लगाया है यहाँ, इसका मतलब इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स एंटर और एग्जिट थ्रू द शेल। की इसका मतलब क्या है, ये सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही एंटर और एग्जिट करने देती है शेल के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ लिविंग पार्ट। वो कैसा था, शेल वॉल कैसा था, डेड पार्ट। तो ये हमारा क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द शेल। ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। कैसा है, ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। ओके, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इट इज़ फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द शेल। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द शेल। इट इज़ मेड ऑफ द प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। किस किस से मिलकर बना है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जबकि शेल वॉल किससे मिलकर बना था, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कैसा था, परमिएबल था। शेल वॉल कैसा था, परमिएबल।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो परमिएबल शब्द का मतलब भी मैंने क्या कहा था कि ये क्या करता है, मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन एक सिलेक्टिवली शब्द आगे आया है तो उसका मीनिंग क्या है कि इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स, ये सिर्फ सिलेक्टिवली चीज़ों को ही क्या करता है, एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है वो कैसे, शेल वॉल आपकी कैसी थी, डेड थी। इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द शेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कैसी है, लिविंग है, और साथ के साथ उसका नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं क्या है। इट प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द शेल, जो शेल वॉल कर रहा था सेम फंक्शन है कि क्या करता है, शेप बनाता है और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इट अलाउ ओनली यूजफुल सब्सटेंस एंटर इनटू द शेल, ये सिर्फ क्या करता है, यूजफुल सब्सटेंस को ही एंटर या एग्जिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प टू सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म हमने ये पढ़ा था ना कि ये हमारी क्या है, शेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर जो यहाँ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी इसके आउटर कवरिंग है, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही क्या है कि साइटोप्लाज्म को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, किससे, आउटर कवरिंग से, मतलब एनवायरनमेंट से, बाहर की जो सराउंडिंग है उससे, ठीक है। तो इट हेल्प टू सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये क्या करता है, सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें या मोलिक्यूल्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। दो तरीके हैं, फर्स्ट टाइप है आपका डिफ्यूजन, सेकंड है ओस्मोसिस। फर्स्ट टाइप आपका क्या है, डिफ्यूजन, सेकंड टाइप क्या है, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो मोलिक्यूल और आयन कैसे हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस इस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस में रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपको ओस्मोसिस, व्हेन लिक्विड मोलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम, जब वाटर मोलिक्यूल्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे कहाँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रीजन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन वाटर रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाटर रीजन तक। फॉर दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल, ओस्मोसिस के लिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ओस्मोसिस तीन तरीके का होता है, फर्स्ट है हाइपोटोनिक, सेकंड है हाइपरटोनिक एंड थर्ड आपका क्या है, आइसोटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक आपका क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हायर इन सराउंडिंग एज कम्पेयर टू द शेल। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई शेल है और ये हमारी सराउंडिंग है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, ठीक है, यहाँ क्या है, कम है। तो हायर से कहा जाएगा लोअर की तरफ, इतना तो हमें पता है। तो ये क्या जाएगा, शेल क्या कर रही है इस टाइम पे, वाटर को, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, इनटेक ऑफ वाटर, क्या कर रही है, इनटेक ऑफ वाटर। और जब शेल क्या करेगी, इनटेक ऑफ वाटर करेगी तो वो स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक प्रोसेस क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज हायर इन सराउंडिंग, जब सराउंडिंग में ज़्यादा हो और शेल के अंदर क्या हो, कम हो, ठीक है, वो होती है हाइपो। और जब क्या हो आपका, सराउंडिंग में क्या हो, कम हो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और शेल के अंदर ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ, मतलब ये क्या करेगा, एक्सपेल करेगा वाटर को, ठीक है। एक्सपेल करेगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपेल करेगा तो क्या हो जाएगी, आपकी श्रिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपोटोनिक तो क्या था, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज हायर इन सराउंडिंग एज कम्पेयर टू द शेल, ठीक है। देन शेल इनटेक वाटर एंड स्वेल अप, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लोअर इन सराउंडिंग एज कम्पेयर टू द शेल एंड शेल लूज वाटर, क्या करती है, पानी को लूज करती है और कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। आइसोटोनिक है ये आपका,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल इन सराउंडिंग एंड शेल। शेल और सराउंडिंग में इक्वल हो तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट तो हाइयर से कहाँ होती है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। ठीक है, तो तीनों क्लियर हुए। फर्स्ट देखो, अगर आपकी ये कोई शेल है और सराउंडिंग में कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द शेल, तो क्या करेगी? इनटेक करेगी। इनटेक करेगी तो कैसी हो जाएगी? स्वेल अप। ठीक है। सेकंड, आप मान सकते हो कि इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल की एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो ये क्या करेगा? हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? लूज़ करेगा, लॉस ऑफ वाटर करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। आइसोटोनिक क्या है कि बिल्कुल जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इधर हैं उतने ही बाहर हैं, तो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर। ठीक है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा ही नहीं तो नो इफेक्ट ऑफ ऑन शेल, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अब आपका है एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर की तरफ किसी चीज़ को लेकर जाना, एक्सो मतलब बाहर की तरफ मूव करना। तो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट इनटू द शेल, इनटू द शेल। ठीक है, जब हम सोलवेंट को कहाँ लेकर जाते हैं? शेल के अंदर लेकर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सो ऑस्मोसिस, व्हेन मूवमेंट ऑफ सोलवेंट आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो कोई कुछ याद नहीं रखना। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट मूव करेगा कहाँ? इनटू द शेल करेगा तो एंडो ऑस्मोसिस, और आउटसाइड द शेल करेगा तो एक्सो ऑस्मोसिस। फिर है आपका एक प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द प्लांट शेल। ठीक है, कि जब प्लांट शेल में क्या हो जाए? श्रिंकेज आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये इस टाइप से तुम्हारे ये शेल वॉल है, ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखा रखा है। अच्छा, ये इसकी इनर बाउंड्री है, और यहाँ इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। यहाँ इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहाँ क्या है? ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसा कुछ है। तो ये श्रिंकेज क्या है? शेल वॉल तो कभी श्रिंक होगी नहीं, शेल वॉल तो जितनी है उतनी ही आपकी रहेगी, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म वैसे भी आपका क्या था? लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन द शेल। प्रोटोप्लाज्म हमने शुरू में पढ़ा था, क्या था? लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन द शेल। ठीक है, तो लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन द शेल है, तो जो भी लिविंग कंटेंट है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट शेल के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडो का मतलब फिर वही इनटेक। ठीक है, साइटोसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ए बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द शेल, कि हम एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उससे मटेरियल्स को किसके अंदर लेके जा रहे हैं? शेल के अंदर लेके जा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या हुआ कि एनवायरनमेंट से हम क्या कर रहे हैं? मटेरियल्स को शेल के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ए बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द शेल। ठीक है, कि हम क्या करें? वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बल्क में मटेरियल्स को ले रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और कहाँ लेकर जा रहे हैं? शेल के अंदर। ठीक है, द टू टाइप ऑफ द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस है वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस, सेकंड है पिनो। पिनो से याद रखना, पिनो से पीना, पीना से क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। तो जब शेल क्या करती है? ड्रिंक करती है, तो उसको क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? शेल ईटिंग, जब क्या करती है? शेल अपना खाना खाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टॉपिक न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ ए हेड क्वार्टर ऑफ द शेल, कंट्रोल सेंटर। ये अलग अलग नाम दे रखे हैं इसने। तो फर्स्ट नाम इसका क्या है? हेड क्वार्टर ऑफ द शेल अगर पूछा जाए तो भी न्यूक्लियस है। कंट्रोल सेंटर पूछा जाए तो भी आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ब्रेन ऑफ द शेल भी अगर पूछा जाए तो आपका क्या है? न्यूक्लियस है। हेड क्वार्टर न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द शेल ऑल्सो न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द शेल। न्यूक्लियस के अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। रीज़न क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटीन प्रेजेंट है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटीन कहते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, इसका एक फंक्शन है कि ये किस में हेल्प करता है? राइबोसोम्स को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस की अगर डेफिनेशन है तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर एक लाइन में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या बोलोगे? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है
ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक इन द सेंस जिसके अंदर सारे लिविंग कंटेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल सेंटर तो हमने पढ़ाई है, तो ये क्या करती है, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सबको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वो हम रिपीट कर चुके, पहले भी आ चुका कि इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगे क्यों, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड, पहले ऊपर आ चुका कि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को फॉर्मेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इट रेगुलेट द सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल को भी रेगुलेट करके रखता है। कंट्रोल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, रिपीटेड आ गया। ठीक है, कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये भी रिपीटेड हो गया कि क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, तो मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और जिसकी वजह से हेल्प होती है सेल को ग्रोथ करने में। ठीक है, तो इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ओके, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटीन है। अच्छा देखो ये कहाँ होते हैं, एक बार थोड़ा सा देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरी एक पूरी शेल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये मेरा न्यूक्लियोलस है और ये मेरी क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कोई भी। ठीक है, और इसके अराउंड क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है।